राइट, क्लास 10 लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी टर्शरी सेक्टर की। अब बात करते हैं सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ये थे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, और ये अब जो सेक्टर हम देखेंगे ये होंगे इनकी वर्किंग के हिसाब से, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के तौर पे। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जो पूरा सिस्टमेटिक होता है, पूरा प्लानिंग के साथ काम करता है, रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। यहाँ पे आप ये कह सकते हो टोटल मिला के ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वो काम करने के लिहाज से एक बेस्ट सेक्टर होता है। ओके, so now we see the characteristics of organized sector. They are registered by the government and follow rule and regulation. The job is regular and has fixed working hours. Workers enjoy the security of employment. People in organized sector get several other benefits from the employers such as paid leave, payment during holiday, provident fund, gratuity, etc. People get medical benefits, facilities, safe working environment. An example of organized sector we can say the government employee. ओके, सो ऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जो आप सरकारी नौकरियों में देखते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में देखते हैं। तो ये एक ऐसी जॉब होती है जो वाइट कॉलर जॉब भी कही जाती है। तो यहाँ पर बेस्ट क्या क्या होता है कि सरकार की तरफ से ये रजिस्टर्ड होते हैं, रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, काम यहाँ पे आपका रेगुलर चलेगा, आपको फिक्स वर्किंग आवर्स में काम करना होता है, आपकी जॉब की यहाँ पे सिक्योरिटी है, आपको यहाँ पे पेड लीव्स मिलती हैं, फंड मिलता है, आपको ग्रेचुटी आपको मिलती है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है। ओके, ऑन द अदर हैंड वी सी द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विच इज टोटली अपोजिट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अगर आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पता है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का आंसर आपका ऑलरेडी ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। सो दे हैव रूल रेगुलेशन, दे ऑल्सो हैव रूल रेगुलेशन बट डोंट फॉलो। Okay, jobs are low paid, often not regular, employment is not secure, there is no provision for overtime, paid leave, holiday, leave due to sickness, no such facilities like provident fund, gratuity, holidays, etc. An example of unorganized sector are shopkeeping, farming, domestic laboring, rickshaw pulling, etc. तो ऐसा गरीब वर्ग जो मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, सब्जियां बेचता है, छोटी मोटी दुकानें कर रहे हैं, वो सारे हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर इनका एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इसके लिए अगर बेस्ट वर्ड अगर आप देखना चाहें तो ठेकेदारी सिस्टम आप कह सकते हैं इसको, कि ठेकेदारी सिस्टम जब आप देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम करवाना सबसे बड़ा टारगेट होता है। उस काम को कैसे भी करवाया जाए, चाहे लंबे वर्किंग आवर्स हो, चाहे सस्ते रेट पर करवाया जाए, कैसे भी करवाया जाए, वो करवाना इनका मेन टारगेट होता है। तो यहाँ पर वर्कर्स को कम पैसे मिलते हैं, ना ही उनकी जॉब यहाँ पे सिक्योर होती है, और ना ही उनके लिए कोई फैसिलिटी होती है। अगर वो बीमार हो जाए तो उनके लिए इनकम बंद हो जाती है जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, जब तक वो काम पे दोबारा नहीं आ जाते। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो काफी नेगेटिव है। अगर आप सोच सकते हैं कि कोई इसमें काम करना नहीं चाहेगा, बट ड्यू टू द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ड्यू टू द पीपल्स एजुकेशन, वी डोंट हैव चॉइस। तो लोग यहाँ पे ज्यादा लगे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ओके, that is why we are studying about this organized and unorganized sector, because a large segment of the people are working under unorganized sector. So how to protect workers in unorganized sector? If you can see that if a people who is working in unorganized sector get sick, what happened to his family? ओके, सो वर्कर्स का फ्यूचर अगर डार्क है तो कंट्री का फ्यूचर भी डार्क होगा, क्योंकि 70% अगर हमारी वर्किंग फोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, मोर देन 70% अगर बात करें तो यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अगर देश को अगर आपको आगे ले जाना है तो इस वर्कर क्लास को भी आपको आगे ले जाना होगा। ओके, ये वर्कर क्लास ऐसा होता है जो समाज को बनाता है। दैट इज वाई every government wants to look after the unorganized sector class. So what we can do, the government can fix the minimum wage rate and working hours, the government can provide cheap loan, government can provide basic facilities, the government can frame new laws. तो यहाँ पर सरकार उनके लिए काम करने के वेजेस पैसा जो है वो फिक्स करे। जैसे दिल्ली में 415 से 420 रुपए है एक अनस्किल्ड वर्कर जिसको कुछ काम नहीं आता है, एक लेबर जो साधारण सा, उसको भी पर डे 400 से ज्यादा देने के लिए सरकार ने कहा है, और 8 घंटे का काम फिक्स किया गया है यहाँ पर।
इसके अलावा सरकार अगर जो छोटे मोटे दुकानदार है, रिक्शा पुलर है, फार्मर है या फिर हॉकर्स है, उनको अगर चीप लोन प्रोवाइड करे तो वो काफ़ी डेवलप कर सकते हैं, अपने परिवार को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सरकार उनको बेसिक सर्विस दे जैसे फूड, एजुकेशन, हेल्थ, तो उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा सरकार नए कानून बनाए जो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाए, जैसे ओवर टाइम है, पेड लीव्स है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को भी मिले। अगर हम इनको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं तो हमारे देश की डेवलपमेंट भी इनसे रिलेट करती है, तो उस पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा। सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक के आधार पर सेक्टर दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, पब्लिक सरकारी, प्राइवेट यानी निजी। तो पब्लिक सेक्टर की बात करें तो ये सारे पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं, रेलवे है, इलेक्ट्रिसिटी है, पोस्ट ऑफिस है। पब्लिक सेक्टर में आपका पर्पस होता है पब्लिक वेलफेयर। तो आपको पता है कि सरकारी सिस्टम हमारा ढीला डाला है, बट फिर भी सरकार को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हम अमेरिका जैसा सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते। अमेरिका में आपको मिलेगा कि प्राइवेटाइजेशन ज्यादा है, हर चीज प्राइवेट हाथों में है, क्योंकि वहां पे मनी मेकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट इंडिया कैन नॉट टेक दैट स्टेप। भारत ऐसा स्टेप नहीं ले सकता, क्योंकि भारत में गरीब काफी ज्यादा है। तो 70% आबादी हमारी गरीब है। तो अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो ये लोग बहुत सारी बेसिक सर्विसेज से दूर हो जाएंगे। इसलिए सरकार का टारगेट ये रहता है कि कम से कम जो सर्विस बेसिक है, जैसे बिजली है, पानी है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो हेल्थ है, एजुकेशन है, ये कम से कम सरकारी ही रहे, जिससे कि लोगों को, गरीब लोगों को भी इन तक पहुंच हो सके। नाउ प्राइवेट सेक्टर, द प्राइवेट सेक्टर इज, यू कैन सी, इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज। यहाँ पे कोई इंसान, कोई ग्रुप या कोई कंपनी मालिक होती है। टाटा, रिलायंस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पे टोटली टारगेट होता है प्रॉफिट, यानी पैसा कमाना यहाँ पे ओनली टारगेट होता है। तो इनको मतलब नहीं होता कि गरीबों तक सामान पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, इनके लिए सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट होता है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सरकार की जिम्मेदारी क्या क्या होती हैं? सो दीज ऑल आर द गवर्नमेंट्स responsibilities, okay, to provide the services of the people, to prepare, to make roads, bridge, railway, to ensure that every poor people has access to these basic facilities. And there are some activities which the government has to support for the private sector also. And in the government also provide food to the people and also look after the farmers. Government also run school and provide health facilities for the all. Government also need to pay attention to the human development, such as availability of safe drinking water, housing facility for the poor, food, nutritional. Okay, so these all are the important aspect of the government which government should follow. And you will see that in developed countries, these all things are under government. ओके, सरकारें जहां भी गरीबों की बात आती है तो ये सारी सुविधाएं सरकार उनको प्रोवाइड कर रही है। तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सो दिस इज एंड ऑफ लेक्चर थर्ड एंड एंड ऑफ योर चैप्टर। इन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट exercise and the revision of this chapter. Until then, stay safe, stay tuned. Thank you.